तो बाई रेफरेंस एग्जांपल में हम अपने एक एग्जिस्टिंग एरे को अपडेट करने की बात करें, तो हमारा जो एरे है उसका वेरिएबल है कलर्स। एरे के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू रखा हुआ है रेड ग्रीन ब्लू येलो। फॉर ईच लूप जो हमने चलाया था वो एज इट इज़ है, बस यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लगाया है कि इफ़ डॉलर एक्स टू टाइम इक्वल टू ब्लू होता है, तो जैसे हमने पहले ब्रेक और कंटिन्यू किया था, अब क्या हमने डॉलर एक्स की वैल्यू क्या कर दिया, वायलेट किया, यानी कि हमने इसको अपडेट किया वैल्यू को। और जब हम लोग इस एको एक्स को प्रिंट करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कि हमें यहाँ पर जो आउटकम मिलेगा इसका, वहाँ पर आपको रेड ग्रीन ब्लू की जगह पर क्या मिल रहा है, वायलेट इसमें, एंड लास्ट वाला कलर हमारा येलो। बट जब मैं एरे को चेक कर रहा हूँ डंप फंक्शन के थ्रू, तो मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, बट लूपिंग के टाइम पर ये वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गया है। तो आप देखोगे जब हम लोग उसको चेक कर रहे हैं एरे को, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पर, रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो। But by using the end character in the for each declaration, the array item is assigned by reference, which results in any changes done the array item will also be done to the original array. By assigning the array items by reference, changes will affect the original array. तो यहाँ पर देखिए रेड ग्रीन वायलेट येलो सेम पहले की तरह, बट यहाँ पर हमें क्या डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर पहले हमें ब्लू रिटर्न आ रहा था, अब हमें एंड करेक्टर लगाने से क्या हो रहा है, वॉलेट की वैल्यू में रिसीव हो रही है, यानी कि हमारा एरे ही अपडेट हुआ है। यहाँ पर रन टाइम पर एरे की वैल्यू चेंज हुई थी, बट यहाँ पर हमारा एरे ही अपडेट हो गया। तो क्या किया इस केस में हमने, यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर जब इसको कलर एज डॉलर एक्स लिखा, तो ऊपर वाले मैंने डॉलर एक्स डायरेक्ट लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा एंड डॉलर एक्स। तो एंड डॉलर एक्स क्या कर रहा है, मेरे इस ब्लू की वैल्यू को इसके साथ अपडेट कर दे रहा है। ठीक है, तो जब हमने वेरिएबल टर्म को यहाँ पर प्रिंट कराया, तो हमें यहाँ पर एरे की वैल्यू ही चेंज मिल रही है। नेक्स्ट आता है आपका ऑल्टरनेटिव सिंटैक्स। द फॉर ईच लूप सिंटैक्स कैन ऑल्सो बी रिटन विद द एंड फॉर ईच स्टेटमेंट लाइक दिस, जैसे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर में इफ एल्स लिखते हैं। लूप थ्रू द आइटम ऑफ एन इंडेक्स एरे। सो हमने यहाँ पर एक इंडेक्स एरे बनाया हुआ है जो कि पहले से बना हुआ है अपने पास। हमने यहाँ पर लिखा फॉर ईच कलर्स एज डॉलर एक्स, लेकिन करली ब्रेसेस का पर हमने लगाया कॉलन। फिर हमने यहाँ पर अपना प्रिंट कराया सेम जैसे ऊपर कराया हुआ है, और जहाँ पर हम लोग कोड ब्लॉक को बंद करते हैं वहाँ पर हमने क्या लिखा है, एंड फॉर ईच। तो इससे क्या हुआ, हमारा सेम आउटकम आ रहा है, लेकिन लिखने का तरीका जो है वो बदल गया। अब आप इसको चाहे तो पूरे को एक लाइन में भी लिख के इस तरह से चला सकते हो, ये एग्जीक्यूटेबल आपका रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे भी चल सकता है। और ऐसे भी चल सकता है। तो ये था कि लूप। बाकी ब्रेक कंटिन्यू हमने सभी के अंदर पढ़ा है। भूमिका मुझे ये बताओ कि फॉर लूप वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर, क्लियर है। क्या डिफरेंस होता है वाइल और डू वाइल में, डिफरेंस बताओ। सर व्हाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है देन फंक्शन रन करता है, लेकिन जो डू व्हाइल लूप होता है वो पहले फंक्शन रन करता है देन उसके बाद कंडीशन चेक करता है। वेरी गुड, यानी कि डू वाइल लूप तब भी काम कर जाएगा अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होगा। यस सर। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि अगर हम लोग लूप चला रहे होते हैं ना, तो अगर हम लोग इस पार्ट को नहीं समझते तो हमें तीनों से आउटकम जो होता है ना वो सेम ही रिसीव होता है। कि भाई फॉर लूप चलाओगे तो भी आपका लूप जहाँ तक आपने कंडीशन लगाया होगा वहाँ तक रन हो जाएगा, और सेम आपका वाइल और डू वाइल में भी हो रहा होता है। बट जब हम लोग उसके सिनेरियो को बदल के देखते हैं ना, तब हमें क्लियर होता है कि भाई डिफरेंस क्या आ रहा है। तो फॉर लूप वन गो में सब कुछ चेक करता है, डू वाइल पहले आपका एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करता है, देन वाइल कंडीशन को चेक करेगा, एंड वाइल जब तक कंडीशन उसको नहीं मिलेगी तब तक वो आगे चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तीनों के अंदर मेजर डिफरेंस आ जाता है। एंड फॉर ईच लूप हमें ये ध्यान रखना है पीएचपी में ये सिर्फ और सिर्फ एरे पर काम करेगा। क्लियर है। यस सर। सॉरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीएचपी में फंक्शंस। तो ये फाइल हमारे पास थोड़ा सा बना हुआ है, फिर बाकी का इसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। पीएचपी फंक्शंस। ओह सॉरी,
extension.php. चलिए, PHP functions. Click on back and run. So the real power of PHP comes from its functions, and PHP has more than 1000 built-in functions, and in addition you can create your own custom functions as well. The built-in function, PHP has over 1000 built-in functions that can be called directly from within a script to perform a specific task. So अभी तक जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई की, जैसे वेरिएबल अंडरस्कोर डंप, दिस इज आल्सो अ फंक्शन. The user defined functions, besides the built-in PHP function, it is possible to create your own functions. Like जैसे हम लोग define करते हैं function keyword, then space, then function का name, like my function. So function क्या काम करता है? A function is a block of statement that can be used repeatedly in a program. A function will not execute automatically when a page load. A function will not execute it by a call to the function. ठीक है, तो फंक्शन ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप फंक्शन का नेम कहीं पर डिफाइन करेंगे या उसको कॉल करेंगे. सो हाउ वी कैन क्रिएट अ फंक्शन इन PHP? A user defined function declaration start with the keywords function followed by the name of the function. A function name must start with a letter or an underscore. Functions name are not case sensitive. तो जैसे अगर हम लोग आगे चल के रिएक्ट पढ़ेंगे तो रिएक्ट में क्या होता है, फंक्शन का नेम केस सेंसिटिव हो जाता है, बट PHP जैसे कि हाईली इंस्पायर्ड है JS से, तो यहाँ पर आप जैसे जावास्क्रिप्ट में अपर केस लोअर केस कैसे भी फंक्शन बना देते हो, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कैमल केस का यूज़ करो. ठीक है, तो यहाँ पर आप बना सकते हो. हाँ, कंडीशन क्या है कि फंक्शन की जो बिगनिंग है वो कभी नंबर से नहीं होनी चाहिए. हाँ, फंक्शन का आप अंडरस्कोर जरूर लगा सकते हो. गिव द फंक्शन अ नेम दैट रिफ्लेक्ट्स व्हाट द फंक्शंस डज. तो जैसे हम लोग जनरली बनाते हैं माई फंक्शन. अब मान लीजिए कि आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो तो फंक्शन का नेम कैलकुलेशन रख लो. आप कहीं पर टाइम से रिलेटेड कुछ काम करें तो आप फंक्शन का नेम टाइम से मैच वो रख लो, जैसे माई टाइम या कुछ भी आप रख सकते हो. कॉल अ फंक्शन. टू कॉल द फंक्शन जस्ट राइट द नेम फॉलोड बाई पैरेंथेसिस. ठीक है, जिसको हम लोग बनाना ब्रैकेट भी बोल देते हैं. जैसे अभी हमने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कराया हुआ है अरीना एनिमेशन, तो कोड में आएंगे कॉल अ फंक्शन, तो आप यहाँ देखेंगे हमने एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन 1 जिसमें लिखा हुआ है अरीना एनिमेशन. ठीक है, बट ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ जहाँ हमने लिखा था यूजर डिफाइंड. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई इसको हमने कहीं पर कॉल नहीं किया. तो हमने यहाँ पर लिखा है टू कॉल द फंक्शन जस्ट राइट इट्स नेम फॉलोड बाई पैरेंथेसिस. तो आप जब यहाँ देख रहे हैं फंक्शन 2 जो हमने बनाया तो वो यहाँ पर हमारा प्रिंट हुआ है अरीना एनिमेशन वैल्यू के साथ. ठीक है, तो मैं इसको चेक कराने के लिए लिख देता हूँ लाइक प्रीत विहार. तो आप यहाँ देखेंगे अरीना एनिमेशन प्रीत विहार आपका वर्क कर रहा है. तो ध्यान रखना PHP के कोड में आप एक फंक्शन को, जैसे मैं यहाँ पर माई फंक्शन और इसको भी माई फंक्शन कर देता हूँ, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, हमें एरर देखने के लिए मिल रहा है. क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि फंक्शन नेम जो होता है वो यूनिक हो जाता है जब एक बार डिक्लेयर हो जाता है. जैसे आप लेट में कोई वेरिएबल डिफाइन कर देते हो तो हम उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, वैसे फंक्शन नेम भी रीडिक्लेयर नहीं होते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. तो ये जो हमारा ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. द ओपनिंग कर्ली ब्रेस इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन कोड एंड द क्लोजिंग कर्ली ब्रेस इंडिकेट्स द एंड ऑफ द फंक्शन. द फंक्शन आउटपुट्स क्या आ रहा है हमारा अभी, अरीना एनिमेशन
प्रीत विहार। तो इसको मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, पहले हमने सिर्फ अरिन एडमिशन लिखा हुआ था। अब हम लोग समझेंगे पीएचपी फंक्शन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? जब हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन करते थे जावास्क्रिप्ट में, तो हम लोग क्या करते थे, फंक्शन के नेम में हम लोग कोई वैल्यू पास कर देते थे, ए बी कॉमा लगा के, वहाँ हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। इन पीएचपी हम लोग इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। So information can be passed to functions through arguments. An argument is just like a variable. तो इससे हमें ये समझ में आया कि अगर आप यहाँ पर जैसे जावास्क्रिप्ट में आप ए बी कुछ भी लिख देते हो, तो यहाँ भी आप ए बी लिखो, लेकिन $a$b लिखना है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम बात करें जस्ट लाइक अ वेरिएबल। Arguments are specified after the function name inside the parenthesis. You can add as many arguments as you want, just separate them with a comma. So फॉर एग्जाम्पल इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमने एक फंक्शन बनाया स्टूडेंट नेम और $नेम $student ID, और हमने यहाँ पर जाकर लिखा एको $नेम एंड स्टूडेंट $student ID BR। अब अगर मुझे प्रोग्राम में पूरे थ्रू आउट प्रोग्राम में जितनी बार भी मुझे स्टूडेंट का नेम और आईडी गेट करना होगा, ठीक है, तो मैं सिंपल इस फंक्शन का नेम लिखूंगा और इन दोनों वैल्यू को मैं अपडेट करते जाऊंगा। मान लो मैंने स्टूडेंट नेम को अगेन प्रिंट कराया, बट मैंने इसको एक वैल्यू दिया, तो आप देखना इसमें एरर आ जाएगा। जैसे आप एरर पे पॉइंटर लेके जाओगे, ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट फाउंड 1, एक मिल रहा है दूसरा मिसिंग है इसके अंदर। तो जब तक दूसरा नहीं मिलेगा तब तक आपका कोड वर्क नहीं करेगा, और जब हम लोग इसको यहाँ पर चेक करेंगे रिफ्रेश करके, तो आपको जहाँ तक कोड सही होगा वहाँ तक चलेगा, उसके बाद में आपको एरर देखने के लिए मिलेगा, और उसके नीचे जितना भी कोड होगा वो सारा कोड आपका बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप 2 आर्ग्यूमेंट डाल देते हैं तो आपने दोनों को ही फुलफिल कराना है। 2 डाले 3 डाले, दैट इज अप टू यू कि आपकी कोड की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये हुआ आर्ग्यूमेंट्स। अब बात करेंगे पीएचपी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू से हमारा क्या मतलब है? द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ टू यूज अ डिफॉल्ट पैरामीटर इफ वी कॉल द फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, if we called functions without arguments, ठीक है, it takes the default value of argument. So हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर फंक्शन क्लास मोड, और हमने पैरामीटर को वैल्यू पहले से ही दे दिया विच इज ऑफलाइन। हमने लिखा क्लास मोड इज, मोड वेरिएबल को हमने प्रिंट किया यहाँ पर, और हमने लिखा यहाँ पर क्लास मोड ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, बट विल यूज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ऑफलाइन। ठीक है, हमने इसको कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है, तो 3 में आपको ऑनलाइन दिखने के लिए मिलेगा, और एक में हमें क्या दिखाई दे रहा है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू इज ऑफलाइन। नेक्स्ट आता है पीएचपी फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यू। टू लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट। तो जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया सम $x, $y, और यहाँ पर हमने डिफाइन किया $z इक्वल टू $x प्लस वाई, एंड $z को हमने रिटर्न किया और उसमें हमने BR लगा दिया। तो जब आप फंक्शन को प्रिंट करोगे तो ध्यान रखना है कि आपने एको लगाना है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने कहीं पर एको नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि अंदर हमारा स्टेटमेंट एको में रेंडर हो रहा है, बट यहाँ पर हमारा रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न के केस में आप क्या करेंगे, फंक्शन को एको करेंगे, तो आपको फंक्शन का आउटकम रिसीव होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर 4 टाइम डिफरेंट रैंडम नंबर के साथ ट्राई किया है कैलकुलेशन, तो आप देख सकते हैं मेरा कैलकुलेशन यहाँ पर इजिली परफॉर्म हो रहा है। पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस। In PHP, arguments are usually passed by value, which means that a copy of the value is used in the functions and the variable that was passed. Spelling mistake हुई है, इसको सही करेंगे। Passed into the functions cannot be changed. When a function argument is passed by reference, changes to the argument also change the variable that was passed in. To turn a function argument into a reference, the and operator is used. तो इसका एग्जांपल हम समझेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। सो हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर add 10, और हमने यहाँ पर लिखा end $value। हमने यहाँ पर लिखा $value प्लस इक्वल टू 10। एक हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया नंबर, उसको हमने वैल्यू दिया है 5। अब हम लोग इस नंबर को कॉल कर देंगे add 10 के अंदर। तो एको जब करेंगे हम लोग नंबर को, तो यहाँ से जो हमने डिफाइन किया था उसकी 10 की वैल्यू इंक्रीज होकर हमें आउटपुट में क्या दिखाई देगी, 15।
तो ये होता है पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ये बड़े कमाल की चीज है। जैसे अभी यहाँ पर क्या है कि a और b हमारे पास दो वैल्यू है, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया है इसके अंदर x और y, तो a और b कुछ भी एज्यूम कर लो इसको। अब मुझे नहीं पता a b c d e f कितनी वैल्यू बनने वाली है, तो उस केस में वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो होता है बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए। By using the triple dot operator in front of the function parameter, the function accepts an unknown number of arguments. This is also called a variadic function. यहाँ spelling mistake है, सही करेंगे। The variadic function arguments become an array, a function that do not know how many arguments it will get. Then we can use triple dot operator. So इसका एग्जांपल समझेंगे। हमें नहीं पता हम कितने नंबर के साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो हमने लिखा एक फंक्शन टोटल माई नंबर ट्रिपल डॉट डॉलर एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, मिक्स्ड। हमने यहाँ पर लिखा जाकर डॉलर एन इक्वल टू 0, हमने एक वेरिएबल बनाया लेंथ इक्वल टू काउंट डॉलर एक्स। ठीक है, ये लेंथ निकालेगा, काउंट करेगा। हमने एक लूप लगाया इसके अंदर, फॉर लूप आई की वैल्यू जो है वो 0 रहने वाली है इसके अंदर, आई जो है लेस देन लेंथ तक चलेगा और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा प्लस प्लस। फिर हमने एन के अंदर डेटा ऐड ऑन किया, डॉलर एक्स से हमने डेटा लिया और आई को हमने लूप कर दिया इसके अंदर, और रिटर्न किया हमने डॉलर एन, और हम जितनी बार चले उतनी बार बी आर। अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया डॉलर ए टोटल माई नंबर, और हमने कुछ 5 10 20 50 60 दिया। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया बी जिसके अंदर हमने फिर से अपने पैरामीटर्स, जबकि यहाँ पर सिंगल है लेकिन मैंने वैल्यू बढ़ा दी। अब आप जब ए और बी को प्रिंट करोगे तो आपको डिफरेंस क्या देखने के लिए मिलता है कि भाई यहाँ पर क्या हुआ 145, यहाँ पर क्या हुआ 265। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यू का टोटल हमें रिसीव हो रहा है। टोटल क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा प्लस इक्वल टू। ठीक है, तो एन के अंदर वैल्यू वो रीअसाइन होती जा रही है। ठीक है, जो भी आपको यहाँ से मिल रही है। तो इस तरह से बेसिकली आप इस मेथड का बेनिफिट उठा सकते हो। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या पीएचपी में कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका है जिससे हम लोग अपने पैरामीटर को सिंगल टाइम डिफाइन करें लेकिन डेटा उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉल करा लें। तो यस, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएडिक फंक्शन। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स के ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने लिखा है यू कैन ओनली हैव वन आर्ग्यूमेंट विद वेरिएबल लेंथ एंड इट हैज़ टू बी द लास्ट आर्ग्यूमेंट। ये सेकंड हम लोग टॉपिक देख रहे हैं। तो जैसे मान लो कि मुझे किसी फैमिली मेंबर के ऊपर निकालना है, तो फैमिली मेंबर्स होंगे, सबका सरनेम सेम होगा लेकिन सब फैमिली मेंबर का नेम जो होगा, फर्स्ट नेम जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो द वेरिएडिक आर्ग्यूमेंट मस्ट बी द लास्ट आर्ग्यूमेंट। जो आपका चेंज होने वाला है वो कभी भी पहला नहीं होना चाहिए जब हम लोग डिफाइन करें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर लास्ट नेम पहले और फर्स्ट नेम बाद में, जो कि यहाँ पर हमने क्लियरली मेंशन किया द वेरिएडिक आर्ग्यूमेंट मस्ट बी द लास्ट आर्ग्यूमेंट। हमने एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, एक लेंथ बनाया काउंट इक्वल टू फर्स्ट नेम को काउंट करो कितने फर्स्ट नेम हमें रिसीव होंगे। फॉर लूप लगाया आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेंथ एंड आई प्लस प्लस। हमने लिखा टेक्स्ट वेरिएबल में इक्वल टू, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर टोटल नहीं कर रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पर हमें टोटल करना था, अब हमें यहाँ पर टोटल नहीं करना है तो इसलिए हम लोग प्लस इक्वल टू का यूज़ नहीं कर रहे हैं। लिखेंगे डॉलर टेक्स्ट, ठीक है, डॉट हाई फर्स्ट नेम में हम लोग लूप अपना करा देंगे कॉल एंड लास्ट नेम। तो हमने यहाँ पर जाके कुछ डिफाइन किया है, जैसे कि ली, ली क्या है यहाँ पर लास्ट नेम है, जॉन, एमिली ये क्या है हमारे फर्स्ट नेम है जो कि वेरिएडिक वैल्यू है। सो जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम को पहले रखा है, लास्ट नेम को बाद में रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जॉन एंड एमिली आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो मैं अगर और नंबर नेम सॉरी इसमें ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डबल कोट जॉय। ठीक है, और कोई नेम डाल देते हैं
जैसे कि जैन, कंट्रोल एस। तो जब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए हाय, फैमिली मेंबर के फर्स्ट नेम और उनके लास्ट नेम। तो लास्ट नेम हमने यहाँ पर डिफाइन किया सबसे पहले, तो इसलिए लास्ट नेम को हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे। देन उसके बाद वेरिएडिक फर्स्ट नेम आप पास करेंगे और इस डॉलर ए वेरिएबल को आप एको करेंगे और आपको इसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इस तरह से काम करेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने गलती से ये पहले डिफाइन कर दिया तो ये चलेगा नहीं। तो इसका मैं एक एग्जांपल से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, इफ द वेरिएडिक argument is not the last argument, you will get an error। ठीक है, having the triple dot operator on the first of two argument will raise an error। तो फॉर एग्जांपल हम इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। कमेंट ये होगा नहीं यहाँ पर, मैं इसको कट करके थोड़ी देर के लिए यहाँ डाल देता हूँ। इसके बाद में क्या चेंज कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कुछ गलत कर दिया हमने, रुक जाओ, इसको ऊपर ही रखिए और सिर्फ वेरिएडिक वाला पार्ट उठा के लाइए, इतना पार्ट चाहिए हमें। इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ ऐसे। तो यहाँ कोई एरर आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बट जब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे, ओनली द लास्ट पैरामीटर कैन बी वेरिएडिक। समझ में आ रहा है, ये एरर आपको देखने के लिए मिलेगा। सो ध्यान रखिएगा कि वेरिएडिक वैल्यू हमेशा एंड में होनी चाहिए। अगर ये रखेंगे तो ये चल जाएगा। क्लियर है? यस सर। जी। अब जब हम लोग कोई यहाँ पर पैरामीटर असाइन करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ आर्गुमेंट के नाम से जानते हैं, तो यहाँ समझो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, इस पे क्या लिखा रहा है, मिक्स्ड। ऊपर आते हैं, हमने यहाँ पर कहीं पर एक्स वाई डिफाइन किया था, क्या लिखा रहा है, मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब ये हुआ कि ये जो वेरिएबल है ये अपने अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं और ये जो वेरिएबल है अपने अंदर नंबर वैल्यू भी ले सकते हैं। तो हमें इसी को बेसिकली सही करना है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। ये अपना यहाँ ये लिखिए, डॉट रो डॉट कॉलम h2। सो जैसे जावास्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सिमिलरली PHP इज ऑल्सो लूजली टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PHP इज अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है,
तो अगर हम लोग बात करें ऊपर के जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे, हमने किसी में भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया, दैट्स वाई यहाँ पर क्या रहा है, एट द रेट पैरामीटर मिक्स्ड, एट द पैरामीटर मिक्स्ड, ठीक है। इन द above example, yeah, in the examples above, notice that we did not have to tell PHP which data type the variable is. PHP automatically associates a data type to the variable depending on its value. तो उसमें अगर मैंने टेक्स्ट दिया तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो रीड उसका अंडरस्टैंड कर गया हमारे पैरामीटर को, हमने उसको नंबर दिया तो उसने नंबर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया। सिंस द डेटा टाइप्स are not set in a strict sense, you can do things like adding a string to an integer without causing an error. So PHP में आपको सिमिलरली जावास्क्रिप्ट ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हम अगर चाहें तो अपने डेटा को ये बता सकते हैं कि इसमें जो डेटा हमने रिसीव करना है वो किस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो PHP 7 में डिक्लेरेशन एडिट किया गया आपका कि भाई आप चाहें तो लगा सकते हैं, उससे पहले वाले वर्जन में नहीं होता था। अभी हम लोग जो चला रहे हैं PHP का वर्जन 8 है, तो अगर हम लोग यहाँ लिखें इन PHP 7 टाइप डिक्लेरेशन added, this gives us an option to specify the expected data type when declaring a function, कि हमने उसमें किस तरह का डेटा लेना है। एंड by adding the strict declaration, it will throw an fatal error if the type या data type mismatches। तो एक एग्जांपल इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, लिखिए क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। एक फंक्शन बनाइए लाइक ऐड नंबर्स, NUMBERS, ऐड नंबर्स, ठीक है, और करली ब्रेसेस अपेंड, कंट्रोल S। यहां जाइए लिखिए $A, $B। तो इसका आप यहाँ पर टाइप देखेंगे लिखा आ रहा है
सिंबल डॉलर इज डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड, तो यहाँ जाइए, रिटर्न लिखेंगे डॉलर ए प्लस डॉलर बी। अब इसको चेक करेंगे, लिखा आ रहा है हमारा टाइप जो है वो क्या है, मिक्स्ड। अब नीचे आइए, एको करेंगे यहाँ से नंबर्स को, कंट्रोल एस, और इसको हम लोग वेब ब्राउजर में जाके फाइल को क्या करेंगे, रिफ्रेश। तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 112। तो आप समझ रहे हो, मैंने यहाँ पर जो नंबर इसको पास किया, मैंने नंबर पास किया एज ए स्ट्रिंग और इसने इसको टोटल कर दिया, इसलिए मैंने इसको बोला आपको ये क्या है, लूजली टाइप लैंग्वेज। अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो टाइप है क्या है, इंटीजर, अब आप देखना उस केस में ये क्या करने वाला है। ठीक है, हमने लिखा इसको इंटीजर, और यहां पर आप इसको जब डिफाइन करेंगे, एक वैल्यू को मैं यहां पर कोड से बाहर निकाल लेता हूं और एक वैल्यू को मैं ऐसे रहने देता हूं। तो अभी भी देखो इसको शायद ना टोटल कर देना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं काम कर रहे हैं इस तरह से, तो ये भी आपका वर्क कर जाएगा। इसको मैं यहाँ से क्या लिखूँ, ऐसे कमेंट बनाते हैं, तो बढ़िया तरीका क्या रहेगा कमेंट बनाने का, सबके आगे जाओ, 2 फॉरवर्ड स्लैश डाल दो, कॉपी करेंगे, ओह नहीं, तो बिना इंटीजर के काम चल रहा है, पहले सेकेंड वाले में इंटीजर चल रहा है, लेकिन इसमें हमारा ये पार्ट भी रेंडर हो रहा है, सही आउटपुट आ रहा है 112। अब हम लोग स्ट्रिक्ट लगा के देखेंगे, स्ट्रिक्ट से हमारा आउटपुट क्या बन रहा है। तो लिखिए डिक्लेयर, और यहां जाकर आप लिखेंगे स्ट्रिक्ट टाइप, और हमने यहाँ पे लिखा 1। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट। तो जैसे हमने ये लिखा, क्या लिखा रहा है, एक्सपेक्टेड टाइप इज इंटीजर फाउंड, क्या हो रहा है, स्ट्रिंग। तो इसने समझ लिया कोड को और इसने इसको एज ए एरर में काउंट कर लिया। तो अब अगर हम लोग इसको फाइल को ब्राउजर में जाके चेक करें तो हमें एक फैटल एरर रिसीव होना चाहिए, रिफ्रेश, strict type declaration must be very first statement in the script, और एरर क्या है, फैटल एरर ऑन लाइन नंबर 172। तो क्लियर हुआ। तो PHP के अंदर आपने नंबर को कैलकुलेट करा लिया, इंटीजर लिख के भी, टेक्स्ट लिख के भी, तब भी आपका काम कर गया, ठीक है। बट जैसे हमने टाइप स्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया तो इसने हमारा काम नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। सिंस strict is enabled and 78 is not an integer, an error will be thrown, ठीक है। तो ये मैंने आपके नॉलेज के लिए करके दिखाया कैसे हम लोग इसके अंदर अपना डेटा टाइप स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो 0 किया मैंने, तो ये अब टेक्स्ट और नंबर दोनों को मिक्स लेगा, 1 कर दिया
तो सिर्फ और सिर्फ नंबर को लेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ट्राई करके देखिएगा, इसको मैं खाली छोड़ देना फिलहाल। अच्छा, ये जब तक रहेगा तो ये काम नहीं करने देगा, तो मुझे इसको डिसेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला पार्ट। सो द स्ट्रिक्ट declaration things to be used in the intended way. अब बात करेंगे रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन की। PHP रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन। PHP 7 also supports type declaration for the written statement. Like with the type declaration arguments. By enabling the strict requirement, it will throw a fatal error on a type mismatch. So to declare a type for the function return, add a colon add the colon and the type right before the opening curly bracket when declaring the function. तो चलिए एक एग्जांपल देखेंगे इसके ऊपर। क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और क्या लिखेंगे हम लोग, PHP डिक्लेयर, खाली डिक्लेयर उठा लो, ये हमने अपना एक स्ट्रिक्ट इसमें टाइप लगाया 1। नेक्स्ट फंक्शन नेम, इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी करेंगे, पेस्ट,
ऐड नंबर कर दो, ठीक है, या नंबर्स ही रहने दो, 1 कर लो इसका नेम, ठीक है, और यहाँ पर ऐड नंबर्स 1 कर लो। अब मैंने यहाँ पर आपके बार इंटीजर के अंदर क्या ले लिया, फ्लॉट। ये क्या है, फ्लॉटिंग नंबर होंगे। तो अब आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, कर्ली ब्रेसेस से पहले फ्लॉट, रिटर्न करेंगे a प्लस वी, और यहाँ जाके आप लिख देंगे जैसे कि 1.2 एंड 2.2, ठीक है, ये हमने डिफाइन किया। तो जब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो हमें इसका टोटल रिसीव होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस कराया। तो स्ट्रिक्ट टाइप डिक्लेरेशन मस्ट बी वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, लाइन नंबर 202। कहाँ गलती हुई हमसे एक बार चेक करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली इस वाले की वजह से काम नहीं कर रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए रोको, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। और भी कहीं पर हमारा इस तरह का चीज़ें बनी होंगी, तो इसको देखने के लिए आपको एक अलग उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट टाइप यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो इस एग्जांपल को हम क्या करेंगे, एक अलग फाइल में ट्राई करेंगे। एक न्यू फाइल बनाओ और इसमें जाके आप डिफाइन कर दें इसका नेम php फंक्शन रिटर्न, ठीक है, और इसको स्ट्रिक्ट कर दो डॉट php। फाइल यहाँ डालिए, और ये जो लॉजिक हमने यहाँ डिफाइन किया है, इस पूरे को हम लोग यहाँ से करेंगे कट, और यहाँ पर करेंगे कॉल, यहाँ पर करेंगे कंट्रोल एस, तो ये अपना इस तरह से हमने लिखा डिक्लेयर स्ट्रिक्ट अंडरस्कोर टाइप इज 1, और यहाँ पर मैंने लिखा है फंक्शन ऐड नंबर फ्लॉट ए एंड फ्लॉट बी, और इसका हमने टाइप रखा है फ्लॉट, रिटर्न करा रहे हैं यहाँ से a प्लस वी, ऐड नंबर 1.2 2.2, और इस फाइल को जब लोग रन करें तो हमें इसका आउटकम रिसीव होना चाहिए। एक मिनट वेट करना है। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ अभी तो चल रही है, बस 10 मिनट में खत्म होने वाली है। करता हूँ। अब इस फाइल को आप रन करें, क्या करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश, ये पार्ट हमारा एक्टिव हो गया। इसके बाद हम जाएंगे अपना बैक, रिफ्रेश एंड क्लिक, हमारा आउटकम दिखाई दे रहा है 3.4, ठीक है। तो आपका ये काम करेगा। तो हम लोग इसका डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल एक्सप्लेन इन फाइल। कॉपी, यहाँ पर लोग लिखेंगे ए टैग लिंक, और इसको हम लोग यहाँ से कट करके इसमें डाल देंगे, और रिफ्रेश बैक रिफ्रेश। तो जब हम इसको थ्योरी को आप देखें तो आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट यहाँ दिख जाएगा, ठीक है।
आगे कंटिन्यू करते हैं। You can specify a different return type than the argument types, but make sure the return is the correct type। तो क्या करेंगे इस एग्जांपल में, आप रिटर्न के अंदर ही लिख दो कि हमारा डेटा का टाइप क्या रहेगा। तो इस फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे और इसके ऊपर हम लोग इसको चेक करके देखेंगे। हमने इसको नेम दिया लाइक फाइल नंबर 2। तो यहाँ पर हम लोग फ्लॉट की जगह पर क्या लिख रहे हैं, डेटा टाइप इज इंटीजर, और यहाँ जाके हम लोग लिखेंगे रिटर्न में INT, और यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, फ्लॉट। ठीक है, फ्लॉट फ्लॉट यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइप इंटीजर फाउंड फ्लॉट। और इसको जरा चला के देखो, क्या एरर रिटर्न करता है, रिफ्रेश बैक एंड क्लिक। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अनकॉट टाइप एरर। ठीक है, यहाँ पर हमें अनकॉट टाइप एरर डिस्प्ले हुआ है। तो मैं अगर इस वाले पार्ट को भी यहाँ से कट करके एक ब्रैकेट में कॉल कर लूँ इस तरह से, तो देखो मेरा वाला एरर सॉल्व हो गया। और अब आप देखेंगे इसका मैं टोटल रिसीव होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, रिजल्ट क्या है हमारा 3। तो ये आपका टोटल परफॉर्म हो गया इसके अंदर। तो जो पॉइंट वाली वैल्यू थी वो आपकी कैलकुलेट नहीं हुई। हमने डिफाइन तो किया था टाइप फ्लॉट, बट हमने इसको कंसिडर किया है इंटीजर में। अगर हम लोग उसको फ्लॉट में ही कंसिडर करते तभी उसका कैलकुलेशन आप परफॉर्म करा पाते। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग करा सकते हैं। बैक बैक, इसका एग्जांपल यहाँ पर है और इसका एग्जांपल यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो 1.2 2.2 हमने वैल्यू यहाँ डिफाइन किया था इस फाइल के अंदर, और इसका टोटल बेसिकली हमें यहाँ पर डिस्प्ले हुआ था कितना 3.4। बट सेकंड फाइल में हमने सिर्फ इंटीजर को कैलकुलेट किया है, इंटीजर टोटल हुआ, फ्लॉट हमारा टोटल नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में लोग स्टार्ट करेंगे एरे।